हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पीछे वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरी जानकारी दी थी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि ये कोई चार्ज है, इसके चारों ओर इन्फिनिटी तक एक स्पेस होता है। इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है। अब क्या है कि इस चार्ज का फोर्स, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स दूसरे चार्ज तक पहुंचता है कैसे। तो इन सारी इस चार्जेस से मतलब इनविजिबल लाइंस निकलते हैं इस तरह से, ठीक है। चारों ओर से इनविजिबल लाइंस इस तरह से निकलते रहते हैं हर चार्ज के चारों ओर। ओके, तो ये इस चार्ज का, मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा चार्ज है, क्यू नॉट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी हम उसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन हमने पढ़ा था कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चार्ज का फोर्स यहाँ तक पहुँचा कैसे, यानी इस दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स आउटवर्ड लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, किधर, इनवर्ड। तो यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स इनवर्ड, रिपल्सन का फोर्स आउटवर्ड। ओके, तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स, इस चार्ज का फोर्स यहाँ तक पहुँचा कैसे। फोर्स को कैरी करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम कौन है, तो ये है फील्ड लाइंस। ओके, तो फील्ड लाइंस का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो फील्ड लाइंस इज ए मीडियम टू कैरी द फोर्स फ्रॉम ए चार्ज टू अनदर चार्ज। मतलब ये क्या करता है कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे होकर इस चार्ज का फोर्स, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का फोर्स टेस्ट चार्ज तक पहुंचता है। मतलब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप क्या कहेंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इट प्रोवाइड्स ए मीडियम टू कैरी द इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज। इस दोनों को टेस्ट चार्ज कहा था, याद होगा पिछले वीडियो में हमने इसकी डिटेल में चर्चा की थी। इट इज द सोर्स चार्ज, इट इज द टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज का अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स टेस्ट चार्ज तक पहुंचता है किसके थ्रू, वो मीडियम कौन है, क्या है, दैट मीडियम इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए मीडियम which provides, which carry electric force from one to another point। मतलब ये एक ऐसा मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। दिस फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन थोड़ा सा। अब डिफिनीशन पर आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है इसका डिफिनीशन है ए स्ट्रेट और कर्व लाइन अपॉन व्हिच a tangent upon which a tangent gives the direction of vector E at that point। A straight or curved line upon which a tangent gives the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं या कर्व हो सकते हैं।
दो इनके शेप हो गए, कब स्ट्रेट होंगे कब कर्व होंगे ये हम अभी पढ़ेंगे। तो इसके किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए कि यहाँ हमने एक टेंजेंट खींचा, दिस इज द टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। पॉइंट P1 पर एक टेंजेंट खींचा, दूसरा टेंजेंट खींचा पॉइंट P2 पर। यहाँ इस टेंजेंट का डायरेक्शन, ये एरो क्या बताएगा कि पॉइंट P1 पर E का डायरेक्शन किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट P2 पर E का डायरेक्शन किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज क्या होता है कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट क्या करता है, उस पॉइंट पर वेक्टर E की डायरेक्शन, E के डायरेक्शन को शो करता है। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट जब हम खींचेंगे तो वो कोइंसाइड हो जाएगा, P1 P2, ये भी E बता रहा है, E भी बता रहा है, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंपॉर्टेंस, सेकेंड इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस हो गया इट प्रोवाइड्स ए मीडियम टू कैरी द इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इट डिफाइंस या इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। ठीक है, ये क्या करता है, वेक्टर E के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। कैसे, तो इस पर हम टेंजेंट खींच दें तो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। ओके, शेप समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो शेप में हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट होंगे या कर्व होंगे। इसके बाद इट इज ए कंटिन्यूअस लाइन। ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस लाइन होते हैं, नो ब्रेकडाउन, नो ब्रेक, टूटे हुए ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं हो सकते। क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, लगातार ऐसे। ओके, नेक्स्ट, इट provides the medium to carry the electric force from one to another point. ओके, यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट इज द नॉन मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट, it is a non-mathematical way to represent the electric field around a charge। यह किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक नॉन मैथमेटिकल वे है। मतलब मैथमेटिकल टर्म इसमें यूज नहीं होता है। दीज लाइन्स are imaginary lines. These lines are imaginary. ठीक है, imaginary होते हैं। The concept of electric field lines was proposed by Faraday। ओके, तो ये था इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहले हमने डिफिनीशन देखा। क्या है डिफिनीशन, ए स्ट्रेट और कर्व लाइन अपॉन विच ए टेंजेंट ड्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई एट दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, स्ट्रेट या कर्व लाइंस होते हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डाल दें तो वो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या करता है, उस पॉइंट पर वेक्टर ई के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व। मतलब ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। थर्ड,
इट प्रोवाइड्स द मीडियम टू कैरी द इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट इज द नॉन मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज। अभी अभी हमने चर्चा किया था कि किसी चार्ज के चारों ओर ये लाइंस होते हैं जिसको हम स्पेस अराउंड द चार्ज कहते हैं। उसी स्पेस में ये लाइंस चार्ज से लगातार निकलते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दीज लाइंस आर इमेजिनरी। ये दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं, इसलिए इनको इमेजिनरी कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज प्रपोज्ड बाय फेराडे। साइंटिस्ट का नाम है फेराडे, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्जेज। डिफरेंट चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एकेडमिक एग्जाम्स में, 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहला, फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस कैसे होंगे? एक पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे होंगे? स्ट्रेट, डायरेक्टेड आउटवर्ड। ओके, फील्ड लाइंस का शेप शुरू में ही पढ़ा, हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा कि फील्ड लाइंस का शेप या तो स्ट्रेट होता है या कर्व होता है। स्ट्रेट कब होता है? तो जब चार्ज सिंगल होता है। तो अगर चार्ज सिंगल पॉजिटिव हो तो फील्ड लाइंस कैसे होंगे? स्ट्रेट होंगे, और इनका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। ओके, सेकेंड, फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, चार्ज क्या है? नेगेटिव, ये भी स्ट्रेट होंगे। वेरी सिंपल, एक जनरल ट्रिक समझ लीजिए इसको कि चार्ज अगर सिंगल हो तो फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, डायरेक्शन इनवर्ड, स्ट्रेट, डायरेक्टेड इनवर्ड। ओके, एक सिंगल पॉजिटिव के लिए ये हो गया, सिंगल नेगेटिव के लिए। थर्ड, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल हम अभी पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे ये अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट, अब नंबर ऑफ चार्जेस दो हो गए, कौन कौन? एक प्लस और दूसरा माइनस। ये मान लो प्लस चार्ज है, दूसरा ये मान लो प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। ओके, तो फील्ड लाइंस प्लस से शुरू होंगे, माइनस पर खत्म।
इस तरह से। फिर लाइंस कर्व starting from positive and terminating to negative। फिर लाइंस कर्व होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेटिंग टू नेगेटिव, प्लस से शुरू होते हैं और माइनस पर खत्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, for two equal positive charges, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेज के लिए, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेज, दोनों चार्ज इक्वल है, ये भी प्लस Q1 और प्लस Q2, दैट इज Q1 equal to Q2, Q1 equal to Q2, okay? It is called neutral point, okay? तो अब टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप ऐसा होता है। चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं इसीलिए सारे का डायरेक्शन किधर होगा, ई का डायरेक्शन आउटवर्ड, ओके? तो यहां लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन, कर्व outward and neutral point lies at the midpoint of line, ठीक है? तो फील्ड लाइंस का शेप कैसा होता है, कर्व होता है, आउटवर्ड होता है चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है द पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेज वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी दोनों चार्ज के बीच का वो पॉइंट जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दो चार्ज हैं, दो ई के वैल्यू होंगे, ठीक है? तो पॉइंट एन, यहां एन लिखा, इसका मतलब है कि ये E1 और E2 दोनों का वैल्यू सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन इज जीरो। तो जब चार्ज दोनों सेम होते हैं, चूंकि Q1 Q2 दोनों सेम है, तो ऐसे कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा, तो दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट पर, बीच में। मान लो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 10 cm है, ठीक है? एंड बोथ द चार्जेज आर इक्वल, देन न्यूट्रल पॉइंट इज एट 5 cm। यहां से इसका डिस्टेंस 5 cm, यहां से इसका डिस्टेंस 5 cm, ओके? ये था फोर्थ आपका। नेक्स्ट, और two unequal positive charges, for two unequal positive charges, that is, एक बड़ा दूसरा छोटा, Q1 greater than Q2, Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, ठीक है? एक बड़ा है, एक छोटा है, तो क्या होगा? तो चलते हैं, Q1 दूसरा
Q2, ओके। चलिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए फिल लाइंस का अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि फिल लाइंस का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है। यहाँ भी सारे लाइंस के डायरेक्शंस कैसे किधर होंगे, आउटवर्ड होंगे, ओके। अब रही बात न्यूट्रल पॉइंट की, तो इन दैट केस जब दो चार्ज अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो न्यूट्रल पॉइंट इज शिफ्टेड क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज। अब देखिए यहाँ Q1 और Q2 में छोटा कौन है, Q2, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, छोटे चार्ज के क्लोज होगा। इसको लिखेंगे कर्व आउटवर्ड न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज। न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होंगे, स्मॉलर चार्ज के क्लोज होंगे, ओके। फिफ्थ था ये 6 फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए क्या होता है, स्ट्रेट पैरेलल इक्विडिस्टेंट, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पैरेलल होते हैं एंड इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो अब इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। अब आपको जहाँ का भी मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन, ओके, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, मतलब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर जगह कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से 6 कॉन्फ़िगरेशन हैं फॉर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्जेज। अलग अलग चार्जेज के लिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्फ़िगरेशन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी, a tangent drawn at any point of this line
of this line gives the direction of vector E at that point. अभी डिफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट क्या बताता है, उस पॉइंट पर वेक्टर ई के डायरेक्शन को बताता है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको ई का डायरेक्शन जानना हो तो वेरी सिंपल है, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देंगे. ठीक, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा किसका, उस पॉइंट पर वेक्टर ई का. जैसे कि इस पॉइंट पर वेक्टर ई का डायरेक्शन ये हो गया, पॉइंट P2 पर डायरेक्शन ये हो गया, वही बात यहां भी है. ओके, सेकेंड, these lines comes out of positive charge and goes into the negative charge. These lines comes out of positive charge and goes into the negative charge. मतलब कि ये प्लस से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, माइनस में जाते हैं, ऐसे. ओके, प्लस से बाहर निकल रहे हैं लेकिन माइनस की ओर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये था दूसरा प्रॉपर्टी. थर्ड, these lines never crosses each other. These lines never crosses each other. ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. वाई, you know, two electric field lines cannot intersect या cannot cross each other. why? तो इसका जवाब है, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट P पर दो फील्ड लाइंस क्रॉस किया, तो पॉइंट P पर क्रॉसिंग जहाँ होता है वहाँ दोनों लाइंस मौजूद होते हैं. तो पॉइंट P पर दोनों लाइंस मौजूद हैं, तो यहाँ दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे. एक पॉइंट E का दो डायरेक्शन, इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता. एक पॉइंट पर E का एक ही डायरेक्शन हो सकता है. ठीक है, सो ये इम्पॉसिबल है. दैट मीन्स टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. हम इसका यहाँ जवाब भी लिख देते हैं आपको. बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग there becomes two directions of vector E, which is impossible. Because at the point of crossing there becomes two directions of vector E, which is impossible, so two field lines cannot intersect each other. Okay,
Next, fourth, these lines are always normal to the metal सरफेस। ये जो लाइंस होते हैं मेटल सरफेस पर हमेशा नॉर्मल होते हैं इस तरह से। ओके, ये मेटल है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, दीज लाइंस कैन नॉट पास across a metal। ये लाइंस मेटल को क्रॉस नहीं जा सकते। क्रॉस जाने का मतलब क्या है कि ये फिर लाइन, ये मेटल है, ये फिर लाइंस है, तो जो फिर लाइंस यहां आएंगे ये ऐसे मुड़ जाते हैं, ये फिर लाइंस ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी फिर लाइंस इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता है। 6, the number density, number density मतलब number of fill lines per unit area, the number density of fill lines gives the magnitude of vector E at a point। Okay, the number density means number of fill lines per unit area of fill lines gives the magnitude of vector E at that point। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज दिस इज ए चार्ज, ये फिर लाइंस हुए इस तरह से, अब यहां अगर हम एक एरिया ले लें और सेम एरिया यहां लें, ओके, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? E1 ग्रेटर देन E2। कैसे समझे यहां? तो वेरी सिंपल है, नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फिल लाइंस क्रॉसिंग ओवर ए एरिया। यहां फिल लाइंस के का नंबर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां काउंट कीजिए 1 2 3 4, यहाँ फिर लाइंस हैं 8, यहाँ फिर लाइंस हैं 4, जबकि दोनों जगह का एरिया हमने सेम लिया था। मतलब सिंपल है कि जहाँ फिल्ड लाइंस की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ E का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, जहाँ फिल्ड लाइंस की संख्या कम होगी वहाँ E का वैल्यू भी कम होगा। दैट इज E इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग at the denser at the point of dense fill lines, जहां fill lines dense होंगे वहां E का वैल्यू ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक at the point of rare field lines। Okay, the number of
field lines is inversely proportional the number of field lines is inversely proportional to the square of distance from the charge. Okay, number of field lines is inversely proportional to the square of distance from the charge. मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ओके, यहाँ से हम दो डिस्टेंस लेते हैं, एक P1 और दूसरा P2. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2. यहाँ से इसका डिस्टेंस ये O है, O से P का डिस्टेंस R1, O से P2 का डिस्टेंस R2. सारा कुछ हमने कंसीडर कर लिया, सेट कर लिया. Q एक चार्ज है, इससे R1 डिस्टेंस पर पॉइंट P1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E1. O से R2 डिस्टेंस पर पॉइंट P2 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2. सो E1 R1 स्क्वायर और E1 इक्वल टू K बाय R1 स्क्वायर. E2 इक्वल टू K बाय R2 स्क्वायर. सो E1 बाय E2 K बाय R1 स्क्वायर बाय K बाय R2 स्क्वायर. E1 बाई E2 इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर. ये रिलेशन आता है E और R के बीच. वेरी सिंपल है. E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, मतलब E1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R1 स्क्वायर, E1 इक्वल टू K बाय R1 स्क्वायर. सिमिलरली E2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R2 स्क्वायर, E2 इक्वल टू K बाय R2 स्क्वायर. K यहाँ कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो निकाला तो ये रिलेशन आ गया. मतलब ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि अगर हमको R1 और R2 केवल पता हो जाए तो हम E1 और E2 को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से वैल्यू ज़्यादा किसका है. ओके. 8 these lines don't form closed loop. ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, ऐसे नहीं बनाते. ओके. नेक्स्ट, 9th प्रॉपर्टी, दे exert lateral pressure. दे exert lateral pressure. क्या होता है lateral pressure? यहाँ आपको एक जवाब मिलेगा क्वेश्चन का कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ये तो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं. प्रैक्टिकली ये होता कैसे है ये यहाँ देखते हैं. देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड. हम लोग अभी भी पढ़े हैं. ओके. अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जितने भी फील्ड लाइंस हैं इक्वल चार्जेस के लिए, वो क्या हो रहे हैं कि अपने अपने चार्ज की ओर मूव कर रहे हैं. सारे के सारे लाइंस मूव कर रहे हैं, बाउंस बैक इसको कहते हैं. ऐसा लगता है कि हियर इज एन इमेजिनरी वॉल, जिससे कि टकराता है, टकरा कर वापस चला जाता है. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इमेजिनरी वॉल्स की बात नहीं है. यहाँ बात होती है लेटरल प्रेशर की. सपोज दिस इज है Q1 एंड दिस इज Q2. ओके. तो इसका प्रेशर इस पर लगता है और इसका प्रेशर इस पर लगता है. लेटरल मतलब साइड वाइज, P2 P1. तो दोनों फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगाते हैं. Q2 लगाता है Q1 की ओर, Q1 लगाता है Q2 की ओर. यही कारण है, यही लेटरल प्रेशर है जिसके कारण
टू लाइक चार्जेज रिपेल्स ईच अदर, दोनों के फील्ड एक दूसरे पर प्रेशर लगाकर दोनों को वापस कर देते हैं। ओके, इट इज द मेन रीजन ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू लाइक चार्जेज, कि टू लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं, उसके पीछे की स्टोरी ये है। ओके, 10th, these lines contract longitudinally as spring। ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, दैट मीन्स एज स्प्रिंग। तो यहाँ तक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि एक एनर्जी मिलता है व्यू बढ़ने से, और ज़्यादा कुछ नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखते हैं तो एक एनर्जी मिलती है कि चलो जो कुछ कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो इसलिए कि मोटिवेटिंग रखने के लिए ये ज़रूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।